गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज टेरेटोलॉजी पर अपन डिस्कस करना चाहेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें सेल डिवीजन, सेल माइग्रेशन, सेल इंटरेक्शन, जीन रेगुलेशन तथा डिफरेंशिएशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस के कारण विकृत प्रकार की संरचना निर्मित हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य राक्षस के समान दिखाई देता है। इन विकृत संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया टेरेटोजेनेसिस कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ these malformations is called as teratogenesis. शरीर में उत्पन्न होने वाली विकृतियों का अध्ययन टेरेटोलॉजी कहलाता है। विकृतियों को उत्पन्न करने वाले कारक टेरेटोजेंस कहलाते हैं। टेरेटोजेनेसिस के क्लासिफिकेशन की यदि बात करें, टेरेटोजेनेसिस को दो मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो जेनेटिकल टेरेटोजेनेसिस, एक एनवायरमेंटल टेरेटोजेनेसिस। जेनेटिकल टेरेटोजेनेसिस भी दो प्रकार की हो सकती है, ह्यूमन और मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में होने वाली विकृतियां। मनुष्य में होने वाली विकृतियों को भी दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल। तो ये टेरेटोजेनेसिस का आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। टेरेटोजेनेसिस is divided into two types, genetical and environmental. Genetical is also divided into human and animal type. Human malformations divided into structural and physiological. मनुष्य में होने वाली संरचनात्मक विरूपताएं, स्ट्रक्चरल एनोमैलीज कई प्रकार की होती है, जिनको निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल फेल्योर, अरेस्टेड डेवलपमेंट, एक्सिस डेवलपमेंट, fusion and splitting, failure of subdivision, consolidated failure, atrophial failure, errors in migration, misplacement, atypical differentiation, atavism और अन्य प्रकार। इन सभी प्रकारों को मैं एक एक यहाँ डिस्कस करूँगा। डेवलपमेंटल फेल्योर, डेवलपमेंटल फेल्योर का अर्थ है कि शरीर में जो भी रचनाएं बनती है वो एक बड के रूप में विकसित होती है सबसे पहले, जिसको प्राइमरी या सेकेंडरी रूडिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। कई बार अंगों के निर्माण के दौरान इन रूडिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, और रूडिमेंट की जब फॉर्मेशन नहीं होती है तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और कॉम्पिटेंस की घटनाएं संपादित नहीं होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में इन अंगों का निर्माण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एमेलिया और हेमीवेलिया। इस चित्र में आप देखो, एमेलिया का उदाहरण है। जैसे इस बच्चे में हाथ भुजाओं की जैसे ह्यूमरस बन गई है, रेडियोला बन गई है, लेकिन आगे की हथेलियां और अंगुलियों की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो जब अंगों का निर्माण नहीं हो, भुजाओं का निर्माण नहीं हो, तो यह घटना एमेलिया के नाम से जानी जाती है। हेमीवेलिया में अर्ध अंगों का, अर्धांशों का निर्माण होता है। जैसे इस बच्चे में आप देख लो, दाहिनी तरफ के जो टांगे हैं इसके अंदर अंगुलियों की प्रॉपर फॉर्मेशन है, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देख लो अंगूठा बन गया, दो उंगलियां बनी नहीं। तो जब अर्धविकसित अंगों का निर्माण हो तो यह घटना हेमीवेलिया के नाम से जानी जाती है। अरेस्टेड डेवलपमेंट के संदर्भ में कई बार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस की घटनाएं संपादित होती हैं, और जब ये घटनाएं ब्लॉक हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, उस केस में शरीर की सामान्य वृद्धि नहीं होती है, अंगों की सामान्य वृद्धि नहीं होती है। उसके कारण अविकसित रचनाएं बनती है, जैसे कटे हुए होठ जो होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, बोनापन, डियोडेनल एट्रेसिया, डबल यूटिरस। इन सभी को आप चित्र में जैसे देखोगे, जैसे इस बच्चे में ऊपरी होठ कटा हुआ है, होठों की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो ये क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानी जाती है। ये
सभी बच्चे देख रहे हो बौने हैं सारे द्वारफिजम, तो शरीर की जब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इस बच्चे में आप देख लो कि नॉर्मल केस में डिओडिनम है वो यू के आकार की होती है, लेकिन कई बार बच्चों में अमरस के बाद में डिओडिनम बनती नहीं है और सीधे ईलियम का फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर डिओडिनम है एक बहुत छोटे एक कनेक्शन के रूप में, छोटे पाइप के रूप में, ये डिओडिनल एट्रेसिया के नाम से जानी जाती है। कई बार डबल यूटिरस बन जाते हैं स्त्रियों के अंदर, और डबल गर्भाशय होते हैं तो इसमें दो अलग अलग एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो अलग अलग प्लेसेंटा इसमें विकसित हो सकते हैं, दो अलग अलग जुड़वा बच्चे इसमें विकसित हो सकते हैं। तीसरी जो श्रेणी है डेवलपमेंटल एक्सेस, एक्सेस का मतलब अतिरेक। कई बार आवश्यकता से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है शरीर में, ये वृद्धि गुणात्मक रूप में भी हो सकती है, मात्रात्मक रूप में भी हो सकती है। इसके मुख्य उदाहरण जैसे जाइजीनटिज्म, शरीर का आकार का बढ़ होना, पोलीडेक्टाइली, अंगुलियों की संख्या ज़्यादा, जुड़वा बच्चों की फॉर्मेशन। जैसे इस फिगर में आप देख लो, ये बीच में जो भाषा खड़े हैं इनकी लंबाई 8-8.5 फीट के आसपास है, लेकिन साइड में जो व्यक्ति खड़े हैं ये सामान्य लंबाई वाले हैं। तो शरीर की लंबाई जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ये घटना जाइजेंटिज्म के नाम से जानी जाती है। इस बच्चे हम देख रहे हैं अंगुलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो मनुष्य है वो पेंटाडेक्टाइल प्राणी है, हाथ पैरों में 5 अंगुलियां होनी चाहिए। इस बच्चे हम देख रहे हो दोनों के अंदर 8-8 अंगुलियां हैं, तो ये घटना अतिरेक का एग्जाम्पल है, डेवलपमेंटल एक्सिस का एग्जाम्पल है। ये दोनों जुड़वा बच्चियां हैं, ये अपने इंडिया की है, काफ़ी फेमस है, सेलिब्रिटी के शोज में आती है, अनिल शर्मा के शो में आती है, कपिल शर्मा के शो में आती है, और ये दोनों बहनें एक जैसी आवाज़ बोलती है, एक जैसी इनकी रिदमिसिटी है, टोनिसिटी है, और इस प्रकार के जुड़वा बच्चों का निर्माण, ये भी एक्सेस डेवलपमेंट का ही एक उदाहरण है। ये भी दोनों जुड़वा बच्चियां हैं, लेकिन इनका शरीर का जो हिस्सा है आपस में जुड़ा हुआ है, ये सियामीज जुड़वा के नाम से जानी जाती है। सियामी जुड़वा है, ये भी एक तरह का एक्सिस डेवलपमेंट का एक उदाहरण है। फ्यूजन और स्प्लिटिंग के दौरान कई बार ये देखा गया कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान फ्यूजन अथवा स्प्लिटिंग की घटना होती है, उसके कारण विकृत अंगों का निर्माण होता है, जिसमें हॉर्सशू शेप किडनी है, लेफ्ट यूटिरस है। इसमें आप देख लो फिगर में, ये सामान्य जो किडनी है ये सेम के बीज की जैसी है, इसकी बाहरी सतह उत्तल है, भीतरी सतह अवतल प्रकार की है, और इसकी किडनी आप देख रहे हो घोड़े के नाल की जैसी बनती है, हॉर्सशू शेप की। इस तरह की विकृत किडनी की फॉर्मेशन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पर क्लेप्टेड यूटिरस, अपने मनुष्यों में जनरली यूनिकॉर्निएट प्रकार का या सिंप्लेक्स टाइप का जो गर्भाशय पाया जाता है। अब ये इस गर्भाशय में देखते हैं वाई के आकार की दो ब्रांचेस बनती है, और क्लेप्टेड प्रकार का यूट्रस इसमें विकसित हो। फेलियर ऑफ सब डिवीजन, कई बार ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान कुछ संरचनाओं की ऑटोफैगी होती है, ऑटोलाइसिस होती है, जिसको सुसाइड भी बोल सकते हैं, और कुछ रचनाओं की फैगोसाइटिस होती है, जिसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस द्वारा कोशिकाओं को डैमेज करती है। कई बार ऑटोलाइसिस और फैगोसाइटिस दोनों घटनाएं संपादित नहीं होती है, उसके कारण साइक्लोपिया, सिंडैक्टाइली, सिम्पोडिया जैसी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। इस फिगर में आप देख रहे हो सिम्पोडिया का ये एग्जाम्पल है। इस बच्चे में दोनों टांगों के बीच का जो टिश्यू था वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, परिणाम क्या हुआ कि दोनों ही टांगें हैं आपस में जुड़ी हैं, और पुराने अपने वेद पुराणों में मत्स्य कन्याओं के नाम से भी जिक्र आता है। ये मत्स्य कन्या इस तरह के सिम्पोडिया का एक एग्जाम्पल है। इस बच्चे हम देखें ये साइक्लोपिया का एग्जाम्पल है, इसमें जो दोनों आंखों के बीच में जो अंतराल होना चाहिए था, अंतराल वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, आंखों की शिफ्टिंग नहीं हुई, और परिणाम स्वरूप ललाट के मध्य में एक आंख विकसित हो जाती है, इसको साइक्लोपिया के नाम से जाना जाता है। ये सिंडैक्टाइली का उदाहरण है। अब इसमें अंगुली बीच का जो टिश्यू लाइसोसोम से द्वारा फैगोसाइटोसिस होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन अंगुलियों के बीच का जो टिश्यू है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और परिणाम स्वरूप दोनों उंगलियां आपस में जुड़ी है, कई बार चारों उंगलियां आपस में जुड़ी रहती है, और इनको फिर शल्य चिकित्सा के द्वारा इनको फिर अलग किया जाता है।
कंसोलिडेटेड फेल्योर्स के अंदर कई बार ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान सभी अंग प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाते और ऐसी रचनाएं पाली के रूप में गेंद के समान या स्फेरिकल रूप में डेवलप होती है और प्राय पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग है जैसे आमाशय है, इसके अंदर स्प्लीन है, लीवर है, पैनक्रियास है, लीहा है, ये गोल गेंद के समान डेवलप है। इस फिगर आप देखें तिल्ली जो है स्प्लिट, ये गोल गेंद के समान है, इसकी प्रॉपर शेप और साइज है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो लोब युक्त स्प्लिन का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाए। ये जैसे अग्नाशय का फिगर दिखा है इसमें, अग्नाशय लोब युक्त अग्नाशय यहाँ पर डेवलप हो गया। एट्रोफिल फेल्योर, एट्रोफिल फेल्योर का अर्थ है कि परिवर्तन के दौरान अपने शरीर के कुछ अंग है वो अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं। कई बार ये रचनाएं विलुप्त नहीं होती है तो वयस्क अवस्था में ये उपस्थित हो जाती है। जैसे कई बार मनुष्यों में, छोटे बच्चों में पूंछ का पाए जाना, गले में सर्वाइकल फिस्टुला का पाए जाना, एनल मेम्ब्रेन्स का पाए जाना। जैसे इस बच्चे हम देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट शरीर के बाहर निकला, ये पूंछ के रूप में हो सकता है, ये एक तरह से प्राइवेट फीचर हो, लेकिन अपने एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के दौरान ये पूंछ धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है और अंत में गायब हो जाती है। ये चिंपैंजी में देखो एनस की जो मेम्ब्रेन है ये शरीर के बाहर निकली है। मनुष्यों में कई बार ये घटना पाई जाती है, इसको कांच निकलना भी बोलते हैं। तो एनस की जो मेम्ब्रेन है वो डिफिकेशन के दौरान शरीर के बाहर निष्कासित हो जाती है। ये सर्वाइकल फिस्टुला, जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनमें 3 मुख्य लक्षण होते हैं, नर्व कॉर्ड का पाए जाना, नर्व कॉर्ड का पाए जाना, गिल्स स्लिट का पाए जाना। कई बार मनुष्यों में भी गर्दन में ट्रेकिया के दोनों तरफ इस तरह के छिद्र पाए जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये एक तरह की गिल्स स्लिट है, एक तरह की गिल्स खांच है, एक तरह का पूर्वजों का लक्षण। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको फिर बोलने में दिक्कत आती है, भोजन खाने में दिक्कत आती है और इनके लिए फिर अलग से एक पंप आता है, वो पंप लगा के ये बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। एरर इन माइग्रेशन, कई बार ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान प्रॉपर रूप से माइग्रेशन नहीं हो पाता है। माइग्रेशन नहीं होता है तो उस केस में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे मनुष्यों में क्रिप्टोर्किज्म का पाया जाना, गुप्त वृषणता। जैसे मनुष्यों में टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर ही पाए जाते हैं, लेकिन कई बार टेस्टिस उधर गुहा भी रह जाते हैं, टेस्टिस के बाद विस्थापित नहीं हो पाते और ऐसे बच्चों में फिर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, लेकिन हार्मोन के ट्रीटमेंट के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो टेस्टिस का उदर गुहा में पाए जाना ये गुप्त वृषणता अथवा क्रिप्टोर्किज्म के नाम से जानी जाती है। मिसप्लेस के अंतर्गत कई बार जो शरीर की जो रचनाएं जहाँ पर बननी चाहिए वहाँ पर नहीं बनती है, बल्कि दूसरी जगह बन जाती है, यानी उसका एक तरह से विस्थापन हो जाता है, मिसप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे पैलेटाइन टिथ, अब मनुष्य में जो दांत है वो जबड़े की हड्डियों में विकसित होते हैं, जैसे निचले जबड़े के दांत है वो डेंटरी बोन पे विकसित होते हैं, ऊपरी जबड़े के जो दांत है वो मैक्सिला पैलेटाइन अस्थियों पे विकसित होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि मनुष्यों में इंसाइजर कैनाइन दांत ये तालू के ऊपर विकसित हो जाते हैं, इनको पैलेटाइन टीथ के नाम से जाना जाता है। इस आप देखो ये चिंपैंजी का जस्ट फिगर दिखा है इसमें, तो कुछ दांत है वो तो जबड़े की हड्डियों के अंदर है, लेकिन कुछ दांत है वो पैलेट के ऊपर, तालू के ऊपर विकसित हो। एटिपिकल डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि कई बार एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान विभेदन की प्रक्रिया प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती, और जब विभेदन प्रॉपर नहीं होता है तो शरीर के अंग छोटे बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे मंगोलिज्म, एकोड्रोप्लेसिया, कोजेनाइटल ट्यूमर। ये इस बालक को आप देख रहे हैं, ये मंगोलिज्म है, एक तरह डाउन सिंड्रोम का लक्षण है ये एकोड्रोप्लेसिया। इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनमें शरीर का दाहिना भाग है वो तो सामान्य होता है, दाहिनी तरफ के हाथ है, टांगे हैं, आंखें हैं, लेकिन बाई तरफ की जो
भुजाएं होती है वो आकार में थोड़ी छोटी होती है। ये घटना एकोंड्रोप्लेसिया कहलाती है। ये इसमें आप देख लो रेटिना की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो कोजेनाइटल फॉर्मेशन हो जाती है। एटाविज्म का अर्थ है कई बार रिवर्स म्यूटेशंस के कारण मनुष्यों में पूर्वजों के लक्षण है वो विकसित हो जाते हैं। पूर्वजों के लक्षणों का पाए जाना ये एटाविज्म या रिवर्स म्यूटेशंस के नाम से ये जाना जाता है। और मनुष्य है वो एंसेस्ट्रल फीचर का एक तरह का अजायब। मनुष्यों में 100 से भी ज़्यादा पूर्वजों के लक्षण है वो पाए जाते हैं, जैसे वेब फिट, जालीदार जो पैर होते हैं, कानों की मांसपेशियाँ, कई बार स्त्रियों में ब्रेस्ट 2 से ज़्यादा ब्रेस्ट बन जाते हैं। इस बच्चे आप देख रहे हो पैरों की अंगुलियों के बीच में जो जाली है, जैसे जलीय प्राणियों बतखों में जैसे जाली पाई जाती है अंगुलियों के बीच में, कई बार मनुष्यों बच्चों में भी अंगुलियों के बीच में ये पतली जाली पाई जाती है, लेकिन ये लाइसोसोम्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होती है और वेब फुट इसके अंदर विकसित हो जाता है। इस व्यक्ति में आप देख लो कानों की मांसपेशियां बहुत विकसित है, कान इसके बड़े हैं और ये अपने कानों को हिला सकता है। तो ईयर मसल्स जब एक्टिव हो ये भी एक तरह का पूर्व लक्षण। कुछ अन्य मालफॉर्मेशंस भी हैं जो मनुष्यों में पाई जाती है सैकड़ों की संख्या में। कुछ फिगर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जैसे ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध है। अब पृथ्वी पर जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट में भी प्लांट्स का निर्माण पहले हुआ, एनिमल्स का निर्माण बाद में हुआ। तो पौधों में जैसे जड़ें होती है, तने विकसित होते हैं, उस तरह मनुष्यों के भी हाथ पैर में इस तरह की शाखाएं बन जाती हैं। तो ये शाखाएं जड़ों का एक इंडिकेशन है। तो डेफिनेटली ये पौधों का लक्षण है। पौधे हैं वो भी अपने एक तरह से पूर्वज हैं, और ट्री मैन के नाम से ये बच्चे लोग जाने जाते हैं। हाँ, इस व्यक्ति में आप देख लो पूरे चेहरे पे बाल ही बाल है। इस तरह चिंपैंजी के पीठ में, छाती में, टांगों में सब जगह बाल ही बाल होते हैं। कई बार मनुष्य में भी पूरा शरीर बालों से ढका है। ये भी एक तरह का ये पूर्वजों का लक्षण है। इस बच्चे में आप देख लो ब्रेन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो, ये भी एक तरह की माल फॉर्मेशन है। ये दोनों सियामी जुड़वा हैं और बच्चों का शरीर आपस में सिर के द्वारा जुड़ा हुआ। अब इनको ऑपरेशन द्वारा सेपरेट करते हैं, लेकिन कई बार सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं। इसमें भी आप देख लो 2 जुड़वा बच्चे हैं और इनका सिर आपस में एक दूसरे से अटैच है। ये हाइड्रोसिफेली का एग्जाम्पल है। इस बच्चे में जो खोपड़ी है ये बहुत बड़ी है, सिर का आकार है सामान्य से बड़ा। ये भी हाइड्रोसिफेली का एग्जाम्पल है। तो छोटे बच्चे आप देख लो सिर की आकृति सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस बच्चे के अंदर भुजाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं। इस महिला में आप देख लो ब्रेस्ट की संख्या 3, कई बार 4 ब्रेस्ट भी होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये प्रोजीरिया का एग्जाम्पल है। आपने कंतावचन की पिक्चर देखी होगी पार्क के नाम से। तो कई बार मनुष्यों में प्री मेजोर एजिंग हो जाती है। ये भी सारी आनुवंशिक घटना है। अपने बॉडी में एजिंग के जीन है वो समय से पहले जब एक्टिव हो जाते हैं तो बुढ़ापा समय से पहले। ये इसकी मदर है लेकिन ये इसका बेटा है। तो बच्चा है वो मदर की तुलना में काफ़ी बूढ़ा लग रहा है, तो सियाई कुछ भी नहीं। ये यूनिकॉर्न लैंडिंग, आपने रामायण में महाभारत में राक्षसों के जैसे चित्र देखे होंगे जिनके माथे में सींग निकले। सींग है ये एक तरह की केराटिनाइज स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मनुष्य में पाई जाती है यूनिकॉर्न लैंडिंग। इसमें बात देख लो पूरी शरीर के ऊपर बाल है, मेलानिन पिगमेंट है वो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गया। इसको लहसुनिया के नाम से जानते हैं, लहसुनिया के नस्ल। इस मनुष्य में आप देख लो पूरे जैसे चिंपैंजी में जैसे लक्षण है कि शकल सूरत है वैसी वैसी। तो पहले जो क्रो-मैग्नन मैन हुआ करते थे उस तरह की शकल, और इस तरह की जो संतानें हैं एक तरह की संयोजक कड़ी का भी इंडिकेशन हो सकता है।
इस महिला में आप देख रहे हो कि दोनों आँखों में अलग अलग कलर है रेटिना। ये ब्राउन कलर की टाइल है, ये नीले कलर की। इस बच्चे आप देख रहे हो कान की पिन्ना की फॉर्मेशन है, जैसे मिडिल ईयर बन गया है, इंटरनल ईयर बन गया है, और कान की जो टिम्पेना है वो स्किन से ढकी है। और इन बच्चों के कान के निकट आके जब बोलते हैं तब इनको सुनाई देता है। ये पिन्ना की इसके अंदर फॉर्मेशन है। ये एनेंसेफेली का एग्जाम्पल है। इस बच्चे में ब्रेन तो बन गया है, लेकिन ब्रेन के ऊपर कपाल की फॉर्मेशन नहीं। इस तरह के बच्चे अपने चूरू में भी साल में 15-20 बच्चे इस तरह के विकसित होते हैं। विशेषकर जो महिलाएं नशा करती हैं, उन महिलाओं में इस तरह के बच्चों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस बच्चे में देख अंगुलियों की संख्या है 5 से ज़्यादा है। ये तो थी कुछ संरचनात्मक विविधता। अब इन वाल फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, फिजियोलॉजिकल एनोमली। अपने शरीर में जितने भी लक्षण है, उन लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स कई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं या सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कई गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स से उत्पन्न लक्षण उस प्राणी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है। एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अथवा दोनों ही गुणसूत्रों पे प्रेजेंट है। इस संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे आर्किबाल्ड गैरोड। इन्होंने मनुष्य में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की खोज की और लगभग 160 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनको उपापचय के जन्मजात रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और ह्यूमन, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक का भी टाइटल है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इस डिस्कवरी के लिए आर्किबाल्ड गैरोड को नोबेल पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया। जिसमें लगभग 160 इस तरह की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है पाई जाती है। ये बीमारियां कुछ विशिष्ट एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि उस एंजाइम को बनाने वाला जीन या तो अनुपस्थित होता है या वो जीन स्विच ऑफ स्थिति में रहता है, और उस एंजाइम की जब फॉर्मेशन ही होती है तो शरीर में उपापचय क्रिया संपादित होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां, जैसे फ्रुक्टोसेमिया, ग्लैक्टोस्यूरिया, बॉन गेट डिजीज। प्रोटीन से संबंधित जो रोग है फिनाइलकीटोनुरिया, एल्बिनिज्म, एल्केटोनुरिया, टायरोसिनोसिस। लिपिड से संबंधित जो रोग है नीमेनपिक डिजीज, गाउचर डिजीज। इन लोगों के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है, जैसे फ्रुक्टोसेमिया के लिए उत्तरदायी एंजाइम है एल्डोलेज, ग्लैक्टोसूरिया के लिए एंजाइम उत्तरदायी है ग्लैक्टोकाइनेज, बॉन गेट डिजीज के लिए उत्तरदायी एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, गाउचर डिजीज के लिए उत्तरदायी एंजाइम है ग्लूकोसेरिनोसाइटेज, नीमेनपिक डिजीज के लिए उत्तरदायी है स्पिंजोमाइलिनेज, एल्बिनिज्म के लिए उत्तरदायी है टायरोसिनेज। और शरीर में जब ये एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो उनसे संपादित होने वाली उपापचय क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, और ये इनबॉर्न एरर्स के रूप में, उपापचय के जन्मजात रोग के रूप में ये प्रोपेगेट होते हैं। तो ये टीरेटोजेनेसिस का प्रथम पार्ट था, ह्यूमन टीरेटोजेनेसिस। इसका सेकंड जो पार्ट है एनिमल टीरेटोजेनेसिस। अब जिस तरह मनुष्यों में विकृतियां पैदा होती है, उस तरह की विकृतियां अन्य प्राणियों में, मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में, जिसमें गाय भैंस है, चौपाई जानवर है, चिंपैंजी है, बंदर है, उनके अंदर भी इस तरह की विकृतियां है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पार्ट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस पर भी पूरे 1 घंटे का ये व्याख्यान हो सकता है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। जीन फील्ड रिलेशन। जीन फील्ड रिलेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट जीन्स अफेक्ट द सेम करेक्टर बाय डिफरेंट पार्टनर्स। अलग अलग जीन एक ही लक्षण को अलग अलग तरीकों से प्रभावित। जैसे ड्रोसोफिला में आंखों के रंग को नियंत्रित करने के लिए लगभग 20 जीन्स है। ये जीन डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल चूहों में पसलियों को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है, ये जीन मस्कुलस में तो ये डोमिनेंट होता है, उसके कारण पसलियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और मस्कुलस बैक्टीरियस में रिसेसिव प्रकार का होता है, जिसके कारण पसलियां आपस में फ्यूज नहीं होती।
Expression of mutated gene depends on genetic factors and environmental conditions. पूर्ववर्तित जीन की अभिव्यक्ति जो होती है वो आनुवंशिक कारकों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों के लिए ऑटोफिन, एलोफिन, प्लियोटोफिन। ऑटोफिन का अर्थ है कि when malformation is produced due to direct action of mutators, जब उत्परिवर्ती जीन के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण शरीर में कोई विकृति पैदा होती है तो ये घटना ऑटोफिन है। एलोफिन का अर्थ है when mutated gene affect the other cells to produce different type of malformation other than its own, जब उत्परिवर्ती जीन के द्वारा अन्य कोशिकाओं में उस जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाली रचनाओं से भिन्न प्रकार की रचनाएं जब उत्पन्न होती है तो ये घटना एलोफिन है। प्लियोट्रोपी में अर्थ है कि जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित, जैसे मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया में एक ही जीन के द्वारा तीन लक्षण प्रभावित हैं। इसमें आरबीसी की आकृति परिवर्तित हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संरचना परिवर्तित हो जाती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, वो परिवर्तित हो जाती है। उसका जो सेकंड पार्ट है एनवायरमेंटल टेराटोजेनेसिस, और चूंकि विकृतियों का निर्माण है ये जीन्स के द्वारा तो नियंत्रित होता ही होता है, इसके अलावा पर्यावरण के जो कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उनके द्वारा भी ये घटना प्रभावित होती है। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के औषधियों का यूज हो सकता है, केमिकल्स का यूज हो सकता है। तो संक्रमण जब मनुष्य में साइटोमेगालो वायरस का जब संक्रमण होता है तो मनुष्य के अंदर बहरे बच्चे पैदा होते हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चे पैदा होते हैं, और कई बार पंगु पैरालाइज्ड बच्चे हैं वो पैदा होते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि विभिन्न प्रकार की मेडिसिन का यूज किया जाए तो उनके प्रभाव के कारण भी मनुष्य में विकृतियाँ पैदा होती है। जैसे थैलिडोमाइड जो औषधि है, इसको जर्मनी के अंदर यूज किया जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो ये देखा गया कि उन स्त्रियों के जो बच्चे पैदा हुए उनके अंदर अधिकांश में एवेलिया, पोकोमेलिया, हेमिनोटेरिन के ज़्यादा उपयोग के कारण अबॉर्शन हो सकता है। कॉर्टिसोन के ज़्यादा उपयोग के कारण तालीयुक्त बच्चे, क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे पैदा होते हैं। टेट्रासाइक्लिन के ज़्यादा उपयोग से पीले रंग के दांत उत्पन्न होते हैं। एलएसडी के ज़्यादा उपयोग से असामान्य हाथ और टांगें उत्पन्न होती है। एस्पिरिन के ज़्यादा उपयोग से बहरेपन और किडनी फेल की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। विकिरणों में यदि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनका यदि आवश्यकता से ज़्यादा उद्भाषण हो तो शरीर के कंकाल में असामान्यताएं, अरुग्धताएं उत्पन्न हो जाती है। पोषण की कमी के कारण भी कुपोषण डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन की कमी से रक्त के स्पंदन का जो समय होता है वो बढ़ जाता है। ये जनरल सर्वे जैसे दिखा है यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड में किस किस कैटेगरी में कितने प्रतिशत बच्चे पैदा होते हैं। तो क्लब फिट है ये 19% बच्चों में पाया जाता है। कार्डियक एबनॉर्मलिटी 18% बच्चों में, स्पाना बाइफिडा 13% बच्चों में, हाइड्रोसेफेली 11% बच्चों में, एनेंसेफेली 9% बच्चों में, क्लेफ्ट लिप 8% बच्चों में, डाउन सिंड्रोम 7% बच्चों में। हाँ, टेराटोजेनिक डॉज, इसके कुछ कंक्लूडिंग पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेराटोजेंस इज वेरी, अलग अलग प्रकार के टेराटोजेंस का प्रभाव अलग अलग प्रकार का। सेम केमिकल और ड्रग अफेक्ट्स डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट, एक ही केमिकल अथवा एक ही औषधि अलग अलग जातियों को अलग अलग रूप में प्रभावित करती है। सेम केमिकल अफेक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही केमिकल एक ही प्रजाति की परिवर्तन की अलग अलग प्रावस्थाओं में अलग अलग प्रभाव डालता है। In early stage effect is less, but later on effect is more dangerous. भ्रूण के परिवर्धन में इनका प्रभाव कम होता है, लेकिन
बाद में इनका प्रभाव बहुत ही घातक प्रकार का होता है, डेलिटेरियस प्रकार का है। अब क्वेश्चन है कि इस टेरेटोजेनेसिस की वास्तविक मैकेनिज्म क्या है। अभी मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि एम्ब्रियोजेनेसिस एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। Embryogenesis is a complex and coordinated process in which induction, competence, growth, differentiation, morphogenesis, histogenesis, cellular growth, cell migration, cell multiplication जैसी घटनाएं संपादित होती हैं। अब किसी भी घटना यदि संपादित नहीं हो या उसके अंदर किसी तरह का ऑब्स्टेकल आ जाए तो भ्रूणीय परिवर्तन फिर अवरुद्ध हो जाए। किस तरह का परिवर्तन अवरुद्ध होगा उसके अकॉर्डिंग विकृतियों की फॉर्मेशन होती है, मालफॉर्मेशन। हाँ, ये जो विकृत प्रभाव है टेरोटन इफेक्ट, ये असामान्य प्रोटीन के उत्पादन के कारण हो सकता है बाय प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन, बाय प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन एक्सेस में, कई बार आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन का उत्पादन हो जाता है, बाय सिंथेसिस ऑफ abnormal mRNA and tRNA, by change in the permeability of cell membrane, by switch on switch off the gene in developing embryo। तो परिवर्तित भ्रूण में जब जीन का स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो जाए उस केस में भी विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक शॉर्ट में ये व्याख्यान मैंने आपसे शेयर किया है, और इसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और आपने ये व्याख्यान ध्यान से सुना और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, लोअर कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से डॉक्टर के सी थैंक यू to all students, all audience very much. Thank you very much.